ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए हम लोग आज अगला टॉपिक पे बात करते हैं। अध्याय 14 का दूसरा टॉपिक है और इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए, एक दल का वर्चस्व क्या बोल रहा है। एक दल का वर्चस्व कहने का मतलब एक ही दल का सबसे ज़्यादा बोलचाल, सबसे ज़्यादा पकड़। ठीक है, ये बात है। देखिए, स्वतंत्रता के बाद होने वाले प्रथम 3 आम चुनाव 1952, 1957 और 1962 में कांग्रेस का ही दबदबा रहा। मतलब कांग्रेस का ही सरकार बना। कोई भी पार्टी अकेले 10% से ज़्यादा मत प्राप्त नहीं कर सकी। कांग्रेस ने लगातार 70% से ज़्यादा सीटें जीती, जबकि उन्होंने 45% मत हासिल किए थे। कांग्रेस ने देश के अधिकतर राज्यों में भी अपनी सरकार बनाई। हालांकि इस दौरान केंद्र और ज़्यादातर राज्यों में एक ही दल का शासन रहा, लेकिन इस दल में लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं के लोग शामिल थे। एक दल के दबदबे वाली इन परिस्थितियों में बड़ा राजनीतिक मुकाबला कांग्रेस के अपने भीतर विभिन्न गुटों के बीच होता था, जिससे पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूती भी मिली। इस बात से आप अब एक एग्जाम्पल से भी समझिए कि देखिए, यहाँ पे 2 पार्टी हैं, पार्टी नंबर ए और पार्टी नंबर बी और पार्टी नंबर सी, पार्टी नंबर डी। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेसों का, जैसे मान लीजिए मैं मान लेता हूँ पार्टी ए जो है था, वो कौन सा पार्टी था? ये जो है कांग्रेस पार्टी था। और उस समय कांग्रेस पार्टी का इतना जबरदस्त पकड़ था कि अगर वो चुनाव लड़ता तो उसको 70% से नीचे वोट मिले ही नहीं। ये लोग को वोट बहुत कम मिलता था, ये लोग सरकार बनाने के लायक थे ही नहीं। अब क्या करते? तो ये लगातार 3 पंचवर्षीय 1952 टू 57, 1957 टू जो है आपका 62, उसके बाद भी कई सालों से, यानी लगभग 40-45 साल तो ऐसा लगता है कि ये इनका लगातार का शासन ज़्यादातर रहा है। ठीक है, कुछ बीच में हुए हैं छोटे छोटे दल जो आए, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो यही पार्टी का सरकार बना हुआ था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, दूसरे राजनीतिक दल चुनाव तो लड़ते थे, लेकिन कांग्रेस को उल्लेखनीय चुनौती नहीं दे पाते थे। इसके बावजूद विपक्षी दल होने के नाते उन्होंने लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रियाओं को स्थापित किया। धीरे धीरे दूसरे राजनीतिक दलों ने अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया और कुछ दशकों में ही कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने लगे। हमारे संविधान ने जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की संकल्पना की थी, यह उस तरफ बढ़ने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यह भारतीय लोकतंत्र की विशिष्टता है कि 2000 ये आपका क्या है कि 20-25 वर्ष तक एक पार्टी के दबदबे के बावजूद यह बहुदलीय व्यवस्था पनप पाई। यानी 20-25 वर्ष कहा जाए 1975 के बाद, यानी 1977 में जैसे देखिए क्या है, जब इंदिरा गांधी एक बार जो है आपातकाल लगा दी ना आंतरिक हलचल के कारण, तो उसके बाद जो है 1977 में जो है दूसरे सरकार आए थे, गठबंधन पार्टी था वो भी, है ना। इस तरह से मोरारजी देसाई का सरकार आया हुआ था। मोरारजी देसाई जी उस समय जो है प्रधानमंत्री बने हुए थे। ठीक है, उसके बाद आइए अब देखते हैं यहाँ पे जमींदारी प्रथा का खात्मा 1949 से 1956। जमींदारी प्रथा कहने का मतलब यह है कि जमींदार हुआ करते थे पहले, राजा राजवाड़े काल में जमींदार, तो जमींदार के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करता था और उसके जो है गांव के लोग उसके खेत में काम किया करते थे। लेकिन वो जमींदारी प्रथा खत्म किया जाए ताकि उस जमीन का बंटवारा कर दिया जाए गरीब के जो है पास। ठीक है, ऐसा बात था। देखो, अंग्रेज शासनकाल में देश के अधिकांश भागों में जमींदारी प्रथा थी। हर क्षेत्र में
इनके नाम अलग थे और जमींदार, मलगुजार, गौटिया, जागीरदार आदि वे शासन की ओर से किसानों से लगान इकट्ठा करते थे। उन्हें जमीन का मालिक माना जाता था। वे किसानों से मनमाने लगान वसूल करते थे और न देने पर उन्हें जमीन से बेदखल करते थे। पूरे गांव पर उनका दबदबा था और सबको उनके लिए बेगार करना पड़ता था। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा था। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद किसका? किसानों का। स्वतंत्रता के बाद राज्य सरकारों का पहला काम था जमींदारी का खात्मा करना और इन्होंने देखिए जमींदारी का खात्मा करने का प्रयास किया। लगभग हर राज्य में जमींदारी उन्मूलन मतलब खत्म करना, बेगारी का समाप्ति कर दिया जाए और किसानों को भूमि वितरण संबंधी कानून बने। हमने पिछले अध्याय में भी देखा था कि किस प्रकार जमींदारों ने कानूनी अड़चनें पैदा की और किस प्रकार संविधान के पहले संशोधन से उसका हल निकाला गया। 1956 तक पूरे देश में जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई और जमींदारों के जमीनों का पुनर्वितरण शुरू हो चुका था। इससे लगभग 200 लाख किसान परिवार लाभान्वित हुए और अपने जोत के मालिक बने। ये प्रायः मध्यम दर्जे के किसान थे। इस तरह के प्रयासों से मध्यम किसानों के हालात तो सुधरे मगर जमींदारों की जमीन पर अधिकार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। वे कई हथकंडे अपनाकर जमीन पर अपना अधिकार बचाने में सफल रहे। गरीब किसान और भूमिहीन अभी भी जमीन से वंचित रहे हैं। बिल्कुल सच बात है, पूरी तरह से तो नहीं हो पाया था लेकिन कुछ हद तक ये काम किया भी गया। आगे आइए। हिंदू कोड बिल 1952 से 1956 के मध्य ये भी लाया गया है। दूसरा काम है, जैसे ही कांग्रेस सरकार बनता है तो दूसरा काम ये क्या किया, हिंदू कोड बिल पर क्या काम किया। पहले आम चुनाव से भी पहले संविधान सभा में हिंदू समाज में महिलाओं के अधिकारों को स्थापित करने, जातिवाद को कमजोर करने तथा देश भर में हिंदुओं के परिवार और संपत्ति संबंधित कानूनों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक व्यापक हिंदू कोड बिल तैयार किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको तैयार करके संविधान सभा में पेश करने में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसके समर्थन में थे मगर रूढ़िवादी हिंदुओं ने इसका कड़ा विरोध किया। अतः पहले आम चुनाव के बाद इससे उठाने का निर्णय हुआ और इससे दुखी होकर डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। राजनीतिक रूप से गहरे मतभेद उत्पन्न करने वाले इस बिल के बारे में और समझें। देखिए हुआ क्या, अंग्रेजों के समय में पूरे देश के लिए अपराध यानी चोरी, हत्या आदि संबंधित समान कानून लागू हुआ था जिसे क्रिमिनल कोड कहते हैं। लेकिन जहाँ तक शादी, परिवार, संपत्ति, बच्चे गोद लेने जैसे मामलों पर लोगों के धर्म के आधार पर न्याय किया जाता था। हर धर्म में इन विषयों पर अलग अलग मान्यताएं थी। अक्सर एक ही धर्म में अलग अलग कानूनी व्यवस्थाएं भी थी। सामान्यतया सभी धर्मों में ये नियम पितृसत्तात्मक था, अर्थात पिता का ही अधिकार हुआ करता था। देखिए, और पुरुष प्रधान थे और महिलाओं को समान अधिकार नहीं देते थे। हिंदू समाज में 19वीं सदी से ही महिलाओं के अधिकारों के लिए व जाति प्रथा के विरुद्ध सुधार आंदोलन चल रहे थे। अर्थात 1800 के आसपास से ही ये चल रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन में भी काफ़ी संख्या में महिलाओं व तथाकथित निम्न मानी गई जातियों की भागीदारी थी और वे अपेक्षा कर रहे थे कि
वे अपेक्षा कर रहे थे कि स्वतंत्रता मिलते ही उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए कानून बनाए जाएंगे। इसी अपेक्षा को पूरा करने के लिए हिंदू कोड बिल तैयार किया गया था। हिंदुओं के बीच प्रचलित विभिन्न कानूनों के एकीकरण के अलावा यह बिल हिंदू समाज में कुछ महत्वपूर्ण सुधार लाना चाहता था। इनमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्नानुसार थे। वो कौन कौन से प्रस्ताव हैं, आइए देखते हैं। पहला है, अगर परिवार के मुखिया के मृत्यु बिना वसीयत बनाए है ना, वसीयत बनाए हो जाती है। वसीयत बनाए क्या बोला? अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती है, कहने का मतलब बिना वसीयत बनाए हो जाती है, तो उसकी संपत्ति में से उसकी पत्नी और पुत्रियों को पुत्रों के बराबर हिस्से मिलेंगे। पहले केवल पुत्रों को संपत्ति मिलता था। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपके मुखिया जो हैं, कोई भी है व्यक्ति, चाहे मान लीजिए ए नामक व्यक्ति है, मैं मान लेता हूँ ए नामक व्यक्ति है और अपने परिवार का सबसे मुखिया है, लेकिन इस मुखिया का नाम से पूरा जमीन है, ये जमीन है, एक प्लाट है जमीन, ठीक है, और इस जमीन का पूरा नाम गांव इसी का है, नाम दर्ज इसी का है, और ये अब इसका डेथ हो जाता है और इस जमीन पर किसी को ना अपने बच्चे का नाम करता है, ना बच्ची का, ना तो अपने औरत का नाम करता है, ठीक है। अगर उस स्थिति में मृत्यु हो जाता है तो इसके जो है भूमि का बंटवारा बिल्कुल सभी को बराबर बराबर, बच्चे को बराबर मिलेगा, बच्चियों को बराबर मिलेगा, उसकी माता को बराबर मिलेगा, इस तरह से सभी को जो है बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाएगा, ठीक है। अगर वो पहले जिंदा में ही किसी को दे देता है, जैसे मान लीजिए अपने बेटे को ही दे दिया, पत्नी को ही खाली दे दिया, तो उस समय अब उस दौरान कुछ नहीं किया जा सकता, पहले दे दिया तो। लेकिन वसीयत में ये सब सारी कामें किया जाता है, ठीक। अगला है, पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना अवैध ठहराया गया। पहले यह केवल महिलाओं पर लागू था। मान लीजिए पति पत्नी दो लोग हैं, है ना, पति पत्नी दो लोग हैं, अगर दोनों जिंदा हैं, अगर पति जिंदा है और पत्नी भी जिंदा है, तो ये पति दूसरा शादी नहीं कर सकता जब तक इसकी पत्नी जिंदा है, अपराध माना गया, ठीक है। अगर पत्नी का पति जिंदा है तो ये पत्नी दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकता, ये अपराध माना जाता था। लेकिन अगर पति का डेथ हो गया तो पत्नी दूसरे से शादी कर सकती थी, ठीक है, या पत्नी डेथ कर गई तो पति दूसरे के साथ शादी कर सकता था, ये बात था, बस इतना समझ लीजिए, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तीसरा है, पति व पत्नी दोनों को विशेष परिस्थितियों में तलाक मांगने का समान अधिकार है। विशेष परिस्थिति में चाहे पति हो या पत्नी हो, दोनों को जो है तलाक मांगने का समान अधिकार है। वो कह सकती है, मान लीजिए ए नामक पति और बी नामक पत्नी, ये पत्नी कह सकती है कि मैं आपको पसंद नहीं कर सकती हूँ, अब मैं आपको तलाक देती हूँ, लो भाई इसको अधिकार है। ये भी कहता है कि मैं भी नहीं करता हूँ, तो लो तुम भी दे दो, बात खत्म, ठीक ना। तो इस तरह से तलाक देने का दोनों के पास समान अधिकार है। अगला है, अंतर जातीय विवाह, ठीक है, क्या अंतर जातीय विवाह को कानूनी मंजूरी दे दी गई। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक अलग अलग जात के हैं, जैसे मान लीजिए कोई अलग ए जात का है, कोई बी जात का है, अलग अलग जात हैं। जैसे मान लीजिए अब जात, मैं किसी जात का क्या उल्लेख करूं, बस आप अब समझ लीजिए कि ए और बी के नाम से समझ लीजिए। तो ए जात का व्यक्ति बी जात के साथ विवाह कर सकता है, बी जात का व्यक्ति ए के साथ विवाह कर सकता है, कानूनी रूप से ये प्रावधान किया गया है, बट समाज में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत कुछ तो अब धीरे धीरे होने लगे हैं, लेकिन सामाजिक रूप से अभी उसे अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन संविधान रूप से अच्छा माना जाता है। किसी भी जाति के बच्चे को गोद लेना वैध है। कोई भी जाति के बच्चा हो उसे आप गोद ले सकते हैं, इसके लिए कोई जो है अवैध नहीं ठहराया जाएगा। परंपरावादी हिंदुओं ने इन प्रावधानों का कड़ा विरोध करते हुए
किया कि यह हिंदू धर्म से छेड़छाड़ है और यह हिंदू सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देगा। इनमें न केवल हिंदू महासभा और जनसंघ जैसे परंपरावादी दल थे, बल्कि कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। इसके विरुद्ध सुधारवादी हिंदुओं और महिला सांसदों का कहना था कि जातिवाद का खात्मा और महिला व पुरुषों में समानता लाए बिना समाज में न्याय और समानता के सिद्धांत स्थापित नहीं हो सकता। यह विवाद 1952 के आम चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा बना और कांग्रेस की भारी जीत के चलते इस कानून का विरोध कमजोर हुआ और कानून में भी कई बदलाव किए गए, जिस कारण उनका विरोध कम हुआ। इसे एक कानून की जगह 4 अलग अलग कानून के रूप में पारित किया गया। देश में सामाजिक बदलाव लाने व महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया गया है। ठीक है। इस कानून के बहस के दौरान यह सवाल बार बार उठा कि इस तरह का कानून केवल हिंदुओं के लिए क्यों और सभी धर्मों के लिए क्यों नहीं। डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू का कहना था कि अन्य धर्मों में सामाजिक सुधार आंदोलन के समर्थक उतने प्रबल नहीं थे और विभाजन के बाद मुसलमान भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंतित थे। ऐसे में उन पर यह नया कानून लागू करने से उनकी आशंकाओं को बल मिलेगा। इसी कारण संविधान के नीति निदेशक तत्व में यह निर्देश रखा गया कि उचित समय पर पूरे देश में समान व्यक्तिक कानून लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक बात है। हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे। आज बस यहीं तक रखते हैं, बाकी अगले दिन हम फिर बात करेंगे आपसे। ठीक है, धन्यवाद।